नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आईबीसी 24/7 की बड़ी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। इस खास बुलेटिन में आपको तमाम बड़ी और खास खबरों से अपडेट करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक। बूथ विस्तारक अभियान 2.0 पर होगी चर्चा। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, मुरलीधर राव समेत कई मंत्री होंगे शामिल। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 9:30 बजे मंत्रालय में होगा मंथन। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी का बोलबाला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, ये जनता के विश्वास की जीत है। आईबीसी 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बागेश्वर धाम सरकार, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव के खिलाफ रायपुर में एफआईआर। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बागेश्वर सरकार को चैलेंज देकर घिरे हैं श्याम मानव। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले हड़ताल ही हड़ताल। आज सड़क पर आंदोलन करेंगे 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जूनियर डॉक्टर्स का भी धरना 6 दिन से जारी। दुर्ग के बहुचर्चित रावलमल हत्याकांड के आरोपी को फांसी। 5 साल पहले बेटे ने माता पिता की गोली मारकर की थी हत्या। नए साल की पहली तारीख को हुआ था मर्डर। हटा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म। गांव के युवक ने वारदात को दिया अंजाम। एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। रायपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ली बैठक। अपराधियों पर लगाम नहीं कसने वाले थाना प्रभारियों को जमकर फटकारा। देर रात गश्त बढ़ाने के दिए निर्देश। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे। कल दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने की जमकर प्रैक्टिस। सीरीज में क्लीन स्वीप करने उतरेगी टीम इंडिया। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब सुर्खियों के बाद नजर डालते हैं 7 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में सम्मानित बच्चों से करेंगे बातचीत। दिग्विजय ने पुलवामा हमले पर खड़े किए सवाल। कहा, जवानों को एयरक्राफ्ट से नहीं भेजा। मैरी कॉम के नेतृत्व में ब्रिजभूषण की जांच। खेल मंत्रालय ने बनाया समिति का अध्यक्ष। स्पाइस जेट्स की फ्लाइट में पैसेंजर के साथ बदसलूकी। बिहार में जहरीली शराब से 8 की मौत। स्प्रिंट मंगाकर बनाई शराब। आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर में 3 भारतीय विराट, सूर्या और हार्दिक को जगह। अमेरिका के आयोवा में स्कूल में फायरिंग, 3 घायल, 3 गिरफ्तार। और अब देखते हैं खबर विस्तार से। बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भोपाल में आज बड़ी बैठक करने जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी रणनीति और बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर चर्चा होगी। बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं कल पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों के प्रभारियों की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर प्रदेश संगठन कार्य योजना तैयार करेगा। इस बैठक में कार्यकारिणी के सदस्य, विशेष आमंत्रित और विशेष तौर पर इस बार हमने इस कार्यकारिणी में हमारे सम्मानीय सांसद और विधायक, उनको भी इस बैठक के लिए विशेष आमंत्रित किया है। और ये बैठक विशेष तौर पर इको फ्रेंडली, प्लास्टिक मुक्त बैठक। बढ़ेंगे आगे। भोपाल से खबर बता दें, यहां पर शिवराज कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है।
स्व सहायता समूह को अतिरिक्त ब्याज अनुदान पर चर्चा भी की जाएगी। सागर मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ाने पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ सड़क और नहर निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर भी आज इस खास बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली, लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। सड़क और नए निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। अधिकारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान नए दिशा निर्देश देंगे, किस प्रकार से व्यवस्थाओं को सही तरीके से बैठाना है। ये कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हुए 19 नगर निकाय के चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है, वहीं कांग्रेस को कुछ सीटों से काम चलाना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकाय में हुए चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, वहीं कांग्रेस के हाथ कुछ ही सीटें लगी। नगरीय निकाय के परिणामों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई। दिग्विजय सिंह के क्षेत्र राघवगढ़ में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वी डी शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फेल बताया है। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासी जिलों में मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। 5 जिलों के 19 निकायों में से 12 बीजेपी को मिले हैं। आदिवासी जिलों के 18 सीटों में से 11 में भगवा पर भरोसा जताया है। जनजातीय वर्ग शिवराज और बीजेपी के साथ है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ट्राइबल वर्ग ने ठुकराया है। राहुल गांधी जब यहाँ यात्रा में थे तो वो इस देश के अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रहे थे, और हम जनजाति आदिवासी भाइयों और बहनों को उनके हाथ मजबूत करते हुए उनको अधिकार देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव में मिली हार पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय बहुत सी घोषणाएं की, लोगों को लालची दी, उसके बाद ये रिजल्ट है तो ये चेतावनी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को बहुत अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया और राजनीति भी जमकर हो रही है। ये बिलासपुर हाईकोर्ट है जो आज खबरों के केंद्र में है। इसकी वजह भी खास है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्यपाल अनुसुईया उइके के खिलाफ याचिका दायर की गई है। राजभवन में आरक्षण विधेयक लंबित है। सरकार के प्रतिनिधि राज्यपाल के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। आरक्षण लटका कर रखे हैं पीछे दरवाजे से, राज्यपाल से अपील नहीं कर रहे हैं। इनके दो मुंह हैं, विधानसभा में समर्थन की, बाहर में वो विरोध कर रहे हैं। तो सुना आपने, राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं। सीएम भूपेश तो आरोप लगा ही रहे हैं, साथ ही उनकी मंत्री भी पीछे नहीं हैं। किसी भी वर्ग को मिलने वाली जो सुविधा है उसको वंचित ना किया जाए, और इस दिशा में मार्च बहुत देर हो जाएगा। खैर, बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि अब हाईकोर्ट के पाले में गेंद है। देखना होगा कि आरक्षण पर अब क्या फैसला आता है। कोंडागांव में कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और इस प्रशिक्षण शिविर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को 8 बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बूथ मैनेजमेंट, कांग्रेस के सिद्धांत, सोशल मीडिया, मोदी सरकार की विफलता शामिल है। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। इस प्रशिक्षण शिविर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, संसदीय सलाहकार विनोद वर्मा, संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हमारे जो मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सेक्टर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ताकि बूथ स्तर तक सरकार की योजनाओं को, कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं,
उसको पहुंचाया जा सके। आज बूथ प्रभारियों, सेक्टर जोन प्रभारियों की महत्वपूर्ण 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू की गई है। मिशन 2023 को लेकर हम बूथों में कैसे मजबूत हो, हमारे कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो, विपक्ष को हम कैसे जवाब दें, हमारी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के दिए गए चंबल में डाकुओं के सफाई के बयान पर कांग्रेस विधायक ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक रविंद्र से भिडोसा ने कहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चंबल के बागियों को डाकू कहा है वह आपत्तिजनक है। चंबल में आज तक डाकू या बदमाश पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी पैदा हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने भी बगावत की थी और बगावत करके ही मैं विधायक बना हूं। उन्होंने आगे कहा कि चंबल में मेरे रिश्ते के बाबा माधव से, मूर से, पान से चंबल में सबसे बड़े बागी थे। इन लोगों को डकैत कहना बिल्कुल गलत है। जयप्रकाश नारायण की मुहिम से 500 से ज्यादा बागियों ने आत्मसमर्पण कर हृदय परिवर्तन कराया था। चंबल में डाकू और बदमाश कहना चंबल के निवासियों के साथ घोर अन्याय होगा, इसलिए शब्द को बदल करके डाकू बदमाश न कह के उनको बागी कह सकते हैं। बागी जीवन जीना स्वीकार किया अन्याय के खिलाफ, तो बागी हुए। बागियों के समर्पण के लिए जौरा में 500 बागियों ने आत्मसमर्पण उनके नेतृत्व में किया था। ये डाकू और बदमाश आत्मसमर्पण नहीं करते, ये बागी थे, उन्होंने हृदय परिवर्तन करके आत्मसमर्पण। बढ़ते हैं आगे। रायपुर के एक अधिवक्ता विराट वर्मा ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की है। विराट वर्मा ने श्याम मानव पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय में क्रिमिनल कंप्लेन की है, जिस पर 21 फरवरी को सुनवाई है। को बता दें कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू, टोना और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। अधिवक्ता विराट वर्मा से बातचीत की हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने, देखिए। एक तरफ हर दिन जहां लाखों करोड़ों लोग बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के श्री राम कथा दरबार में कथा सुनने और उपचार करवाने पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया और उनके खिलाफ थाने में जादू टोना फैलाने की एक शिकायत भी दर्ज की है। लेकिन इसी बीच में पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद श्याम मानव के खिलाफ एक कोर्ट में याचिका दायर हुई है और उनके खिलाफ ही कार्रवाई करने की जो है मांग की गई है। हमारे साथ रायपुर के अधिवक्ता हैं विराट वर्मा, इन्होंने कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेन दायर की है। क्या आपकी शिकायत है और क्या आधार है? मेरे द्वारा श्याम मानव जी के विरुद्ध क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है अंडर सेक्शन 295A, 298, 153A ऑफ इंडियन पेनल कोड। ये तीनों ही धाराएं बोलती हैं कि एक क्लास ऑफ पीपल की, जो लोगों की जो धार्मिक भावना है उनको ठेस पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है और सेक्शन 295A में 3 वर्षों तक की सजा का प्रावधान भी है। वो कांग्रेस श्याम मानव जी कैसे कर रहे हैं इसे, कैसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? सर, श्याम मानव जी एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं पर्सनल तौर से उनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन आज आप उनका यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल देखें, उनका ऑफिशियल फेसबुक पेज देखें, तो उनके द्वारा हमारे हिंदुओं के धर्मगुरु श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में कि पोल खोल सभा का आयोजन किया जा रहा है इसने ऑफिशियल पेज में, जिससे काफ़ी अभद्र टिप्पणियाँ हो रही हैं हमारे धर्म के बारे में। और काफ़ी जगह उन्होंने इसका प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने यहाँ पे कि वो भाग गए, भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया गया, राम के नाम पे ठगी की जाती है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और एक्सपोज किया गया है। एक बात बताइए कि अगर श्याम मानव ये अगर कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान के लिए कुछ नहीं बोला, श्याम मानव ने जो श्री राम कथा कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी हो या कोई भी हो, तो क्या ये धाराएं लागू होंगी? क्योंकि धर्म के बारे में तो उन्होंने कभी नहीं बोला। हाँ, लेकिन जो धर्म सभा कर रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये कानूनी तौर पर कहां तक खड़ा होता है? आज मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज जब मंदिर की जमीन, मस्जिद की जमीन या कहीं पर भी होगा तो हम मौलवी या पंडित जी को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आके। तो ये जो हमारे धर्म गुरु हैं वही इसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो उनको तो धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज हैं हमारे, उनको सिद्धियां प्राप्त हैं बालाजी, हनुमान जी, बालाजी से। और जिस तरह से भावनाओं को आहत किया जा रहा है वो एक बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है और इस पे मुझे पूरा यकीन है कि न्यायालय इसमें संज्ञान लेगी और उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी कब की डेट मिली हुई है आपको? लगभग ये 21 फरवरी की डेट मिली है हमें।
ऐसा पहली बार हुआ है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर हुई है, क्रिमिनल कंप्लेन हुई है। 21 फरवरी को इसकी सुनवाई है। देखते हैं कि एक तरफ लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उनका भरोसा है, दूसरी तरफ श्याम मानव जी के जो आरोपों का पत्र है वो खड़ा है। गेंद अब जो है कोर्ट के पाले में है। देखते हैं कि 21 फरवरी को क्या नतीजा आता है। कोर्ट क्या इस याचिका को स्वीकार करती है या इसे खारिज कर देगी। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। 6 दिवसीय चलने वाली हड़ताल अब 28 जनवरी तक चलेगी। वहीं दूसरी तरफ 70,000 से ज्यादा बिजली कर्मी भी अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से हड़ताल पर जा सकते हैं। तस्वीरों में दिख रही ये महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो काम बंद कर सड़क पर उतर आई है। दरअसल प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर अब हड़ताल पर चली गई है। इंदौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तालाबंदी कर कलेक्ट्रेट चौराहे पर बड़ी संख्या में हड़ताल पर बैठ गई हैं और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वहीं शाजापुर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गई है। 6 दिनों तक चलने वाली ये हड़ताल 28 जनवरी तक चलेगी, लेकिन सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। 23 तारीख से 28 तारीख तक तालाबंद हड़ताल रखी जाएगी और सभी योजनाओं पे काम नहीं किया जाएगा जब तक के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट के हालात बन सकते हैं क्योंकि 70,000 से भी ज्यादा बिजली कर्मी यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले मंगलवार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर सकते हैं। संगठन ने आंदोलन से पहले सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत का रास्ता खुला होने की बात भी कही है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और राज्य सहायिकाएं राज्य सरकार के लिए मुसीबत बन गई हैं। आज सभी कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन करने वाले हैं। प्रदेश के करीब 2.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कलेक्टर दर पर वेतनमान समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर लामबंद हो गई हैं और फिर से सड़कों पर उतर आई हैं। सोमवार से 5 दिवसीय आंदोलन शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने 26 जनवरी तक मांगे नहीं पूरे होने पर प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। इतना बड़ा छोट परिवार है, बच्चों को पढ़ाना खिलाना पिलाना, इतना महंगाई तो कहाँ से भरपाई होगा आप बताइए। तो शासन से हम चाहते हैं अभी आप वो जो बोले हैं कलेक्टर उसी दे, उसके बाद जो हम लोग का जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक वो कलेक्टर दर को 28 तारीख से हमारा अपने अपने जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगा अगर ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो। हमारी तो मुख्य मांग है कि हमको शासकीकरण होते तक सरकार कलेक्टर दे, जो कि वो घोषणा पत्र में हमको जगह दिया गया है, हम उसी को मांग रहे हैं। और हमारे आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी का दर्जा दीजिए, लेकिन बाहर से टीचर क्यों पढ़ाएं? हम में क्या कमियां हैं? हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमारी पढ़ाई मायने नहीं रखती है। तो हमसे उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन में उतर जाए। दुर्ग के बहुचर्चित रावलमल हत्याकांड में 5 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त और मृतक दंपति के बेटे संदीप जैन को मौत की सजा सुनाई गई है। संदीप ने ही अपने माता पिता की 1 जनवरी 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। रावलमल जैन शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और नकपुरा स्थित पार्श्वतीर्थ जैन मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी थे। 1 जनवरी 2018 सुबह 5:54 दुर्ग का गुग्गड़ सदन। नए साल की सूरज ने अभी अंगड़ाई भी नहीं ली थी। 31 के जश्न में डूबी रात की सुबह जब गोली चलने की आवाजें आई तो लोगों को लगा कि किसी ने नए साल के स्वागत में पटाखे फोड़े हैं, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि गंजपारा दुर्ग का गुग्गड़ सदन का फर्श खून से भीग गया है और 2 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी गई है। ये घर दुर्ग के प्रतिष्ठित कारोबारी और नकपुरा जैन तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन मणि और उनकी पत्नी सुरजी बाई का है, जहां करीब 5 साल पहले दोनों की सनसनीखेज हत्या हुई थी। रावलमल शॉर्ट टेम्पर्ड थे तो बेटे को वो काफी डांटते रहते थे। बेटे ने बहुत अच्छी तरक्की कुछ फाइनेंशियली नहीं की थी और जिस तरह की टावरिंग पर्सनालिटी रावलमल खुद थे, वो एक कवि होता था, कवि का जो सारा करता था उससे उसके फादर नाखुश रहते थे। उसको लेकर के भी वो कई बार बोलते थे
और कभी कभी वो उससे नाराज हो जाते थे तो उसको इस बात के लिए भी डांटते थे कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर दूंगा करके, उससे भी वो परेशान रहता था। सुरजीबाई ने सुबह 5:54 पर अपने पोते को फोन पर बताया कि रावल मल जी गिर गए हैं। इसके बाद जब पोता मौके पर पहुंचा तो दादा के साथ दादी सुरजीबाई की खून से सनी लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। दोनों को करीब से गोली मारी गई थी। तत्कालीन आईजी दीपांशु काबरा और एसपी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घर के पीछे खड़ी टाटा मैजिक में पिस्टल और खाली मैगजीन पुलिस को मिल गई। सीसीटीवी कैमरे में सामने के घर से बाहर आते जाते कोई नहीं दिखा। हत्या की प्लानिंग पहले से की, पर सडन प्रोवोकेशन अभी इसी बात का लेकर के है। और जब हमने पूछा भी कि ये वेपन आपने क्यों बुलाया था तो उसने कहा था कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए ये वेपन लेकर के आया हूँ। तो वो तो ये नहीं कह रहा है कि उसने हत्या की पहले से प्लानिंग की है, बट हमारा अजम्पशन ये है कि वो नाराज रहता था अपने फादर से और ये उसने प्लान पहले से किया हो। कुछ ही घंटे में पुलिस ने इस हत्याकांड को सुलझाते हुए रावल मन जैन के बेटे संदीप जैन को गिरफ्तार कर लिया, जिसे वायदा कारोबार में करीब 7 करोड़ का नुकसान हुआ था। पिता ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने बाप के साथ मां को भी मौत की नींद सुला दी। 9 mm की पिस्टल से दोनों को गोली मारने के बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस घर के पीछे खड़े मालवाहक ऑटो में रख दिए। अभी जो उसने एक अपना बिजनेस किया था वो बंद हो गया था और वो उसके बाद में वापस उसी को नए रूप में नगपुरा में चालू कर रहा था। और जो लेटेस्ट घटना थी उसमें उनके घर में विवाद हुआ पानी को लेकर के, उस पर उसने मदर को मारा, ऐसा उसका कहना है, जिससे वो बहुत कुंठित हुआ और उसने अपने फादर को मारने। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड के सारे सबूत जुटाए और फिर संदीप जैन को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कई और चीजें बरामद की, जिसके आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है और आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब भी हो गई। दुर्ग के इस बहुचर्चित हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश शैलेश तिवारी ने माँ बाप की हत्या करने वाले बेटे को फांसी की सजा सुनाई है। हमने इसके संबंध में 15 गवाह पेश किए और आरोपी के घर के कार चालक राजू सोनवानी रोहित देशमुख से ये प्रमाणित हो गया और उसकी पत्नी डिफेंस साक्षी संतोष भाई से ये प्रमाणित हो गया कि घटना दिनांक को घर में 3 लोग थे, 2 का मर्डर हो गया, 1 जिंदा है। सिद्धांत है, सर्वोच्च न्यायालय का यही सिद्धांत है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग माँ बाप जो विश्वास पे रहते हैं, जिनका कर्तव्य भी है उनको संरक्षण प्रदान करे, वो खुद ही हत्या करता है तो उस परिस्थिति में उसको मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। बाप के सपनों को पूरा करने की बजाय बेटे ने अपना सपना पूरा करने की ठान ली। इसी जिद और जुनून में उसके हाथों ये खूनी जुर्म हुआ। जिंदगी देने वालों की जान लेने की सजा शायद जान लेना ही है। कोर्ट ने इसीलिए उसकी फांसी की सजा मुकर्रर की है। आकाश राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 दुर्ग। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे खेला जाएगा। कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस मैच में जमकर पसीना बहाया। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, बॉलर युजवेंद्र चहल, बैट्समैन ईशान किशन सहित अन्य खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की। इस दरमियान होलकर स्टेडियम में टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हमें मौका मिला तो हम बड़ा स्कोर करेंगे और यदि बॉलिंग मिलेगी तो न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर करने से रोकेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाकामा खास बुलेटिन हमर वाणी हमर गोठ मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।